नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आचार्य विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में आज हम चर्चा करेंगे लक्षणा मूला व्यंजना की। पूर्व में हमने अभिधा मूला की चर्चा की और कहा था आचार्य ने कि अभिधा लक्षणा मूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। और फिर जो है अभिधा मूला जो लक्षणा थी उसमें स्वरूप निरूपण में कहा कि अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्ये नियंत्रिते एकत्रार्थे न्यधि हेतु व्यंजना साभिधाश्रया। और आदि शब्द से उन्होंने कहा कि संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य नवच्छेदे विश्वेश स्मृति हेतवः। अब जो है इसके बाद जो है आचार्य ने अभिधा लक्षणा निरूपण के पश्चात लक्षणा मूला व्यंजना को कहा। और सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि लक्षणा मूला मूलाम आहा, अर्थात अब जो है हम अभिधा मूला लक्षणा का निरूपण करने के पश्चात हम जो है व्यंजना अर्थात लक्षणा मूला अभिधा मूला का निरूपण करने के पश्चात लक्षणा मूला का निरूपण करते हैं। तो इसके लक्षण स्वरूप में कहा कि लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सात् स्याद् व्यंजना लक्षणाश्रया। अर्थात अभिधा मूला व्यंजना को बतलाकर लक्षणा मूला व्यंजना का निरूपण करते हैं कि यस्य कृते जिसके लिए यस्य कृते लक्षणा उपास्यते या जिसके लिए प्रयोजनवती द्वितीय वृत्ति उपास्यते आश्रियते, जिस प्रयोजन के लिए या जिस प्रयोजन के बोध के लिए द्वितीय प्रयोजनवती का आश्रय लिया जाता है यया प्रत्यायते, और जिस वृत्ति के द्वारा प्रत्यायते प्रयोजनम प्रतीति विषयी क्रियते प्रतीति विषयी भूत किया जाता है सा वह तादृशी प्रत्यायिका वृत्ति जो है वो लक्षणाश्रय है। अर्थात जिसके लिए वाचक शब्द के रहते हुए शब्द को लक्षणा का विषय बनाकर प्रयुक्त किया जाता है वह प्रयोजन जिस वृत्ति से प्रतीत होता है यया प्रत्यायते, जिस प्रयोजनम यया प्रत्यायते जिस वृत्ति से प्रतीत होता है सा स्यात् व्यंजना वह लक्षणा मूला व्यंजना कहलाती है। उदाहरण के लिए गंगायाम घोषः गंगा में घोष है इत्यादो जलमयादि अर्थबोधनाद अभिधायाम तटादि अर्थबोधनाच लक्षणायाम विरतायाम यया शीतत्व पावनत्व आदि अतिशय आदि बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना। अर्थात जैसे कहा कि गंगायाम घोषः, ऐसे कहने से ही
जलमयादि अर्थ बतलाकर अभिधा एवं तट आदि अर्थ बतलाकर लक्षणा के निवृत्त होने पर जिससे शीतत्व और पावनत्व आदि के अतिशय आदि का बोध होता है वह लक्षणा मूला व्यंजना है। वस्तुतः अभिधा जो है गंगायाम घोषः कहने से जलमय आदि अर्थ का बोध करती है। गंगा में घोष है, कुटी है, तो गंगा मतलब गच्छति थी गंगा या गाम गच्छति, जो अर्थात जल प्रवाहमान जल ही गंगा है। और ऐसे अर्थ का बोध जो होता है वो अभिधा शब्द सत्य के द्वारा होता है। उसके बाद तटादि अर्थ बोधनाच, और उसके बाद तट आदि अर्थ के बोध की प्रतीति भी लक्षणा के द्वारा निवृत्त हो जाती है। गंगायाम घोषा अर्थात गंगा के निकट या गंगा का तट, यहाँ पर जो है लक्षणा भी निवृत्त हो जाती है। परंतु जब अभिधा लक्षणा की भी अर्थ अपना अपना अर्थ बतला करके विरत हो जाते हैं, और जब गंगायाम घोषा का अर्थ जो है शीतत्व और पावनता आदि के अतिशय आदि का बोध होता है, वहां पर लक्षणा मूला व्यंजना होती है। एवं शाब्दीम व्यंजनाम उक्त्वा आर्थीम आहा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए हमारे को कि शाब्दी व्यंजना का उपादन कर आर्थी व्यंजना का उपादन करना चाहिए। तो इस प्रकार शाब्दी व्यंजनाम उक्त्वा, शाब्दी व्यंजना को कहकर अब आचार्य विश्वनाथ आर्थी व्यंजना को कहते हैं। लक्षण करते हैं आर्थी व्यंजना कैसी होती है। वक्त्रबोधव्य काकु वक्त्रबोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधिवाच्ययोः वक्त्रबोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधिवाच्ययोः प्रस्तावदेश कालानाम काको चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्याद अन्य मथ या बोधित सार्थ संभवा। अर्थात जहां आर्थी व्यंजना वक्ता बोधव्य वाक्य अन्य का सामीप्य, वाच्यार्थ, प्रस्ताव, देश काल और काकु और चेष्टा आदि इनकी विशेषता से जो शक्ति अन्य अर्थ का बोध करती है वह आर्थी व्यंजना कहलाती है। अर्थात जब वक्ता के भेद से या कहने वाला, बोधव्य मतलब श्रोता, वाक्य मतलब वक्ता का जो वचन है, अन्य इसका सानिध्य वाच्य अभिप्रेत अर्थ, प्रस्ताव मतलब प्रकरण, देश अर्थात स्थान, काल मतलब समय, काको मतलब ध्वनि विकार और चेष्टा आदि इनके वैशिष्ट्य से जो शक्ति उपस्थित अर्थ से भिन्न अर्थ का बोध कराए वह वृत्ति, वह व्यापार आर्थी व्यंजना कहलाती है। व्यंजना है ऐसा संबंध होता है, तो व्यंजना इति संबद्धते, व्यंजना है ऐसा संबंध होता है। तत्र वक्त्र वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा मम
अर्थात मेरा अर्थात विश्वनाथ ने इनका प्रायः उदाहरण दिया है। कालो मधु कुपित एष च पुष्प धन्वा धीरा वहन्ति रति खेद हरा समीरा केलीवनीयमपि वंजुल कुंज मंजुः दूरे पतिः कथय किं करणीयमद्य। सबसे पहले आचार्य विश्वनाथ ने वक्त्र अतः वक्ता वाक्य प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट से के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत किया। कहते हैं कि तत्र कालो मधु कुपित एष च पुष्प धन्वा, वसंत ऋतु का उन्मादक समय है और यह कामदेव एकदम कुपित है। कालो मधु मतलब मधु मतलब वसंत, मधु का मतलब चैत्र का महीना भी होता है। तो काला मधु ये जो काल है वह वसंत का काल है। और कुपित एष च पुष्प धनवा, और पुष्प धनवा, यह पुष्प धनवा क्या है? कुपित है, कामदेव कुपित है। अतः बहुत रति खेद हरा, इसलिए पीडकत्वात् धीराः मंदाः, पीड़ित होने के कारण क्या है? मंदाः, धीराः मतलब धीर मतलब मंद, अतएव रति खेद हरा, अतः रति जो है खेद को हरने वाली है, सुरत परिश्रम का हरण करने वाली यह समीर वहंती। धीरा, धीरा का मतलब जो है मंद है, मंदा वहंती रति खेद हरा समीरा, इसलिए मंद मंद अतएव रति के श्रम को हटाने योग्य वायु बह रहा है। केली वनीयम वंजुल कुंज मंजु, और कह रहे इयम पुरोगता, यह जो है केलीयम, केली वनीयम, केली व वनीयमपि वंजुल कुंज मंजु, तो इयम पुरोगता, जो केली वनी है, वनीयम अपि, केली वनी ये क्रीड़ा क्षुद्र वन है, जो भी क्या करता? वंजुल कुंज मंजु, वंजुलस्य, वंजुल मतलब अशोक के कुंज से, मंजु मतलब मनोहर, दूरे पति कथय किम करणीय मध्य, तो बोले ऐसा अशोक के कुंजों से सुंदर या छोटा सा केलीवन, केली मतलब क्रीड़ा क्षुद्र वन, केलीवन, केली मतलब रति क्रीड़ा स्थल, पति दूर देश में है, पति दूरे पति और पति दूर देश में है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए तुम ही बतलाओ। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कहो। इस पद्य में इस स्थान में शीघ्र ही प्रच्छन्न कामुक को तुम भेज दो। यह बात कोई नायिका अपनी सखी के प्रति व्यंजना से वक्ता कहने वाली या स्वयं वाक्य प्रस्ताव देश काल काल की विशेषता से व्यक्त कर रही है। कोई नायिका अपनी सखी से कह रही है, कालो मधु कुपित एष च पुष्प धन्वा धीरा वहंती रति खेद हरा समीरा केली वनी इयमपि वंजुल कुंज मंजु दूरे पति कथय किम करणीय मध्य। ऐसे काल में मैं क्या करूं? अत्र एतम देशम प्रतिशीघ्रं प्रच्छन्न कामुकः त्वया रेषतामिति सखी प्रति कस्यचित् व्यज्यति। यहाँ पर कह रहे हैं इस स्थान में जल्दी ही किसी प्रच्छन्न कामुक को भेज दो।
ऐसा सखी के प्रति किसी के द्वारा व्यक्त किया गया है। यहाँ वक्ता नायिका के कामुकत्व, वाक्य का रमण की इच्छा करने का बोधकत्व, प्रस्ताव का रति कथा प्रसंग, देश एवं काल का नितांत उद्दीपक आदि उन साधन से यह वैशिष्ट्य है। बोधव्य वैशिष्ट्य यथा, बोधव्य वैशिष्ट्य के उदाहरण में आचार्य कहते हैं निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनी दूतिवान बांधव जनस्याज्ञात पीडागमी वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमस्यांतिकम्। कह रहे हैं बोधव्य अर्थात श्रोता का प्रतिपाद्य, तो कहते हैं निःशेष, नायिकाम उपान्येतुम प्रेषिताम किंतु तत्संभोगात् विमर्दनष्टांग रागाम समागताम दूतीं प्रति कस्यचिद वियोगिन्याः शेषा उक्तिरियम्। किसी नायिका ने अपनी दूती को नायक के पास भेजा, परंतु उसके आई हुई समागत अंग, जिसका जो है अंगराग नष्ट हो गया है, ऐसे दूती को देख करके किसी वियोगिनी नायिका की उक्ति है, कहती है मिथ्यावादिनी बांधव जनस्य अज्ञात पीडागमी। हे दूती, तुम जो है मिथ्यावादिनी हो, झूठ बोलती हो, बांधव जनस्य, बांधव जन की पीड़ा को अज्ञात, मतलब बांधव जन की पीड़ा को तुम समझने वाली नहीं हो, अतः बांधव जन की पीड़ा से तुम अज्ञात हो। ऐसी हे दूती, तव स्तन तटम, तुम्हारे जो स्तन तट हैं उनसे, स्तन तट से चंदनम निशेष च्युत चंदनम, उनसे जो है चंदन बिल्कुल मिट गया है। और अधरा, अधर कैसे हो गए हैं? निर्मिष्ट रागः, अर्थात उनसे भी, उन अधरों से भी राग जो है चला गया है। नेत्रे दूरम अनंजने, और जो नेत्र हैं, नेत्र दूर तक अंजन से रहित हो, अनंजने, दूर तक भी उनमें अंजन नहीं है। इसलिए कहते हैं तन्वी इयं तनु पुलकिता, और तुम्हारा जो पतला शरीर है ना, इयं तन्वी वपुः पुलकिता, ये जो तुम्हारा तन्वी है, कृश शरीर है, वपुः शरीर है, पुलकिता, ये तुम्हारा शरीर पुलकित है, अर्थात रोमांचित है। इसलिए कह रहे हैं अतः इतः स्नातुम वापीं गतासि, बंधुजन वापीं स्नातुम, तू यहां से बावली में स्नान करने गई थी। वापीं स्नातुम इतः, यहाँ इतः मतलब यहाँ से, वापी मतलब बावड़ी में या बावली में,
स्नातुमल स्नान करने के लिए गतासी तुम गई थी, न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, तुम उस अधम के अंतिक अंतःपुर में, तस्य अधमस्य अंतिकम न, इसलिए कहते हैं कि मिथ्यावादिनी मया बहु प्रसादितोपि स नायात इत्यालिकम वदति भासते। इसलिए कोई नायक कहती है कि हे मिथ्याभाषिणी दूती, तो यहाँ से वापी में स्नान करने गई थी, परंतु उस अधम जन के पास नहीं गई। अब देखिए, ये तो जो है सामान्य बात है। अब जो है देखिए, अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासी विपरीत लक्षणया लक्ष्यम। यहां पर उसने कहा, नायिका ने, अत्र तदंतिकम, अरे मिथ्यावादिनी दूती बांधव ज्ञात पीड़ागमी, अरे बांधव जन के पीड़ा को न जानने वाली, झूठ बोलने वाली हे दूती, तुम उस अधम नायक के पास गई थी, अंतिकम समीपम, ऐसा यहां विपरीत लक्षणा से लक्षित होता है, क्योंकि तस्यत रंतुमिति व्यंग्यम प्रतिपाद्यम दूती वैशिष्ट्याद बोध्यते, क्योंकि स्नान से स्तन के समस्त भाग में चंदन की च्युति हो गई है, यहाँ केवल स्तन तट में ही चंदन च्युति हुई, अग्रभाग में नहीं। स्नान से क्योंकि स्नान से दोनों होठों की लाली पहुंची जाती है, केवल अधर की ही नहीं। यहां तो केवल लालिमा जो गई, केवल अधर की गई है। स्नान से तो आंखें के सभी भाग धुल जाते, तो केवल दूर का कोना नहीं, यहां केवल कोने का ही काजल का न होना। इसी तरह स्नान से हुए शैत्य से थोड़ी देर से देह का रोमांच होता है, परंतु यहाँ तो कुछ देर तक उसका अस्तित्व पाया जाता है। अतः यहाँ इन सब के तात्पर्य की अनुपत्ति से मुख्यार्थवाद हो गया। अतः यहाँ पर विपरीत लक्षणा हो गई। निःशेषच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जन स्याज्ञात पीड़ागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनः तस्याधमस्यांतिकम्। अब यहाँ जो है अभावार्थक नय का भावार्थ के रूप स्वीकार करने होने से गमन वृत्ति भाव ही लक्ष्यतावच्छेदक है। अतएव न गतासी यहाँ गतासी का बोधक है, क्योंकि गतासी का भी रमण के लिए यह प्रतिपाद्य व्यंग्य दूती वैशिष्ट से ज्ञात होता है। अर्थात उस गई तुम गई हो का रंतुम यह व्यंग्य अर्थात रमण का प्रतिपाद्य होना अनुरण न्याय से सूचनीय है। यहाँ दूती वैशिष्ट से बोध तो करमर्दन से स्तन तक ही मात्र चंदनच्युति और चुम्बन से अधर का ही राग भ्रंश और नेत्रों के कोने में काजल का मिट जाना तथा स्मरण से अभी भी आनंद के संदोह की अनुभूति से शरीर का रोमांच आदि विशेषता के कारण है। आचार्य आगे कहते हैं अन्य सन्निधि वैशिष्ट्य यथा, तो णिचल णिपंदा विष्णि पत्तिम रेहई बलावा णिमल मरग अभाण परिष्टा दासक सुत्व। तो इसका संस्कृतानुवाद है
पश्य निश्चल निष्पन्दा विष्णि पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख सुक्तिरिवा। कह रहे हैं पश्य मल देखो, निश्चल निष्पन्दा तुम जो है विष्णि पत्रे निश्चल निष्पन्दा बलाका, तुम देखो, किसको देखो? विष्णि पत्रे अर्थात विष्णि बोलते पद्मिनी या कमल के पत्र में, ये विष्णि पद्मिनी लता के पत्र में निष्पल निष्पन्दा, निश्चल अर्थात शरीर क्रिया से शून्य और निष्पन्द मतलब अंग की चेष्टा से शून्य। निश्चल मतलब शरीर क्रिया से शून्य, कोई चलायमान शरीर का अंग नहीं, और निष्पन्द मतलब अंग चेष्टा से शून्य। बगुली बलाकाहा, जो बगुले हैं वो क्या? निर्मल मरकत भाजन परिचिता शंख सुक्तिरिवा, वो ये बगुली नीलमणि के बने निर्मल बर्तन में रहे शंख पात्र के समान सुशोभित हो रही हैं। अर्थात रमण करने के लिए संकेत करने वाली नायिका को निश्चेष्ट बिट के प्रति उक्ति है। हे निश्चल, कमलिनी के पत्ते पर अत्यंत निश्चल होकर बैठी हुई बगुली निर्मल पत्ते के बर्तन में रहे हुए शंख पात्र के समान सुशोभित हो रही है। इस पद्य में बगुली के निश्चल होने के विश्वस्त तत्व और उससे उस स्थान की निर्जनता और इस कारण से यह संकेत स्थल है, यह बात कोई नायिका निकट स्थित अत्र बलाकायाः, बलाका बोलते बगुली या बगुला, निष्पन्दत्वेन विश्वस्तम, जैसे बगुला जो है निश्चल होता है, तेन अस्य देशस्य विजनत्वम, और विगतः जनत्वम यत्र निर्जनत्व बोल सकते हैं। अतः संकेत स्थानम एतत् इति कयापि सन्निहितम प्रच्छन्न कामुकम प्रत्युच्यते। अर्थात यहाँ पर जो है इसी कारण से यह संकेत स्थल है, यह बात कोई नायिका निकट स्थित प्रच्छन्न काम को व्यंजना से सूचित करती है। अतः इस उदाहरण में स्थान निर्जनता रूप व्यंग्य अर्थ की विशेषता ही प्रयोजन है। अत्र एवं स्थान निर्जनत्व रूपम व्यंग्यार्थ वैशिष्ट्यम प्रयोजनम। आगे कहते काकु, तो काकु का मतलब जो है ध्वनि विकार, जिसको हम कहते हैं। तो तब इन्होंने कहा कि वक्त्र बोधव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्ताव देश कालानाम काको चेष्टादिकस्य च। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं आचार्य, काकु रीति विधीयते भिन्न कंठ ध्वनि ध्वनिर्धू भिन्न कंठ ध्वनिर्धीरै काकुरित्य विधीयते। आचार्य कहते हैं कि कंठ, जिससे कंठ स्वर भिन्न होता है, ये न तो वह भी जो है क्या है, तो विचक्षणों ने स्वाभाविक कंठ स्वर से भिन्न कंठ ध्वनि को काकु कहा है। धीरः सूरयः विचक्षणः स्वाभाविकं स्वरम भिन्न कंठ ध्वनि धीरः धीरैः धीर पुरुषैः काकुरित्य विधीयते काकु ध्वनिं कथयन्ति इत्युक्त प्रकारायाः काकोर्भेदाः आकरेभ्यो ज्ञातव्याः। एतद्वैशिष्ट्ये यथा गुरुजन परतंत्रतया बत दूरतरम
देशमुद्यतो गन्तुं गुरुजन गुरुपरतन्त्रतयावत् गुरुपरतन्त्रतयावत् दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम् अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये सौ। भिन्न कंठध्वनि को काकु कहते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार बतलाए गए काकु के भेद आकर ग्रंथों से जान लेना चाहिए और काकु के वैशिष्ट से व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। उदाहरण देते हैं कि हे सखी, सखी गुरुजन के अधीन या गुरु परतंत्रतया बत, गुरुजन के परतंत्रता से, गुरु परतंत्रतया दूरतरम देशम गंतुम उद्यता असो, और गुरुजन के अधीन होने से दूरतर स्थान को जाने के लिए उद्यत वे, उद्यता असो मतलब मेरा पति, असो मतलब मेरा पति, अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये सौ। असौ मेरा जो पति है वो अलिकुलेन भ्रमर गण से और कोकिलेन मतलब कोकिलाओं से तयोर गानेन गान से ललिते मनोरमे सुरभि समये अर्थात ऐसे सुरभि के सुंदर वसंत के समय में ये क्षति आगमित न आगमित नहीं आएगा। गुरु परतंत्रतया बत दूरतरम देश मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये सौ। तो यहाँ पर क्या नहीं आएंगे, अत्र न येष्यति अपि तर्हि येष्यति एव इति काक्वा व्यज्यते। इस काव्य में न येष्यति यहाँ पर इस कहने पर तर्हि तदा येष्यति एव आएगा ही ऐसा काक के द्वारा ध्वनित होता है। निषेधाभिप्रायेण विधि रूपः, कदाचित निषेध का अभिप्राय से भी विधि रूप अर्थ ही व्यज्यित होता है अर्थात प्रकाशित होता है। आगे कह रहे हैं चेष्टा वैशिष्टे यथा, चेष्टा वैशिष्ट में व्यंग्यार्थ की प्रतीति कैसी होती है। उदाहरण संकेत काल मनसम विटम ज्ञात्वा विदग्धया हसन्नेत्रार्पिता कूतम लीला पद्मम निमीलितम। करें चतुर नायिका ने संकेत समय जानने के इच्छुक बिट को जानकर खिले हुए नेत्रों के अभिप्राय सूचित कर लीला कमल को संकुचित किया। अत्र इसमें विदग्धया, विदग्ध जो चतुर है बिट, संकेत काल मनसम ज्ञात्वा, उस बिट ने क्या किया, संकेत काल में मनोह यस्या, संकेत काल में मन है जिसका, ऐसा तम संकेत काल जिज्ञासुम, उस संकेत काल के जिज्ञासु वाले ने ज्ञात्वा मतलब जान करके हसन नेत्रार्पिता कूतम, हंसते हुए नेत्र अर्थात विकसित नेत्रों वाली, ताभ्याम अर्पितम सूचितम आकुतम मतलब ऐसा अभिप्राय जिसके कर्म में ऐसा लीला पद्मम, ऐसा क्रीडा कमलम निमीलितम, उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया। करे यहाँ संध्या है, अत्र संध्या संकेत कालः इति पद्मिनी मीलनादि चेष्टया कयाचित द्योत्यते। यहाँ यह काल संध्या काल है और संकेत काल ऐसा पद्मिनी मीलन, पद्मिनी मतलब कमल के संकुचन आदि चेष्टाओं से किसी के द्वारा द्योतित किया जाता है। खिले हुए नेत्रों से अभिप्राय सूचित करना चेष्टा वैशिष्ट है।
एवं आचार्य कहते हैं कि एवं वक्त्रादीनाम व्यस्त समस्तानाम वैशिष्ट्य बोधव्यम, इस प्रकार से व्यस्त और समस्त रूप से वक्त्र बोधव्य काकू नाम आदि का वैशिष्ट्य जान लेना चाहिए। आगे कहते हैं त्रैविद्यादि यम अर्था नाम प्रत्येकम त्रिविधा मता, इस प्रकार से अर्थ के तीन प्रकार होने से व्यंजना तीन प्रकार की मानी गई है। कैसे? अर्थों का वाच्य, अर्थानाम वाच्य लक्ष्य व्यंग्यत्वेन त्रिरूपतया सर्वा अपि अंतरोक्ता व्यंजना त्रिविधा, इस प्रकार से अर्थों का वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य के रूप में तीन प्रकार के होने से अंतरोक्त सभी व्यंजनाएं तीन प्रकार की मानी जाती हैं। जैसे वाच्यार्थ में व्यंजना कालो मधु उदाहरण दे सकते हैं, कालो मधु। लक्ष्य अर्थ में जो है निशेषच्युत चंदनम, ये कहा इन्होंने। और व्यंग्यार्थ में, व्यंग्य में इन्होंने जो है वही दिया था जो ये अभी पश्य निश्चल निष्पंदा, ये जो ये दिया, देखिए पश्य निश्चल निष्पंदा। और प्रकृति प्रत्यय आदि व्यंजकत्वम तो प्रपंच इष्यते, प्रकृति प्रत्यय आदि का व्यंजकत्व तो विस्तार से किया जाएगा। आगे कहते हैं आचार्य शब्द बोध्यो व्यनक्त्यर्थः शब्दोप्यर्थान्तराश्रयः एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता। शब्द से बोध्य अर्थ ही व्यंजक होता है। शब्द बोध्यो व्यनक्त्यर्थः, शब्द से बोध्य अर्थ ही व्यंजक होता है। शब्द और शब्द ही शब्दों अप्य अर्थांतराश्रय, शब्द ही अर्थांतरों का आश्रय होता है। इस कारण एक ही व्यंजकत्व में दूसरे की सहकारिता होती है। कैसे? यतः क्योंकि शब्दों व्यंजकत्वे अपि अर्थांतरम अपेक्षते अर्थोपि शब्दम, क्योंकि शब्द व्यंजक होने पर दूसरे अर्थ की अपेक्षा रखता है, उसी तरह अर्थ भी शब्द की अपेक्षा रखता है। तदेकस्य व्यंजकत्वे अन्यस्य सहकारिता अवश्य अंगीकर्तव्या। इसलिए कहते हैं कि इस कारण से एक के व्यंजकत्व में दूसरे की सहकारिता अवश्य स्वीकर्तव्य, अंगीकर्तव्य मतलब स्वीकर्तव्या, स्वीकार करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं अविधादित्रयोपाधि वैशिष्ट्या त्रिविधो मतः शब्दोपि वाचकस्तद्वल लक्षको व्यंजकस्तथा। अविधा आदि तीन व्यापारों की विशेषता से शब्द भी तीन प्रकार का होता है। वाचक, शब्दोपि वाचक तल लक्षको व्यंजकस्तथा। तो जो वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार का शब्द भी हुआ करता है अविधा आदि तीन व्यापारों की विशेषता से। अविधादि त्रयोपाधि, जो अविधा, लक्षणा और व्यंजना की उपाधि के वैशिष्ट से शब्द भी वाचक, लक्षक और व्यंजक तीन प्रकार का होता है। अविधोपाधि वाचकः, अविधा व्यापार वाला वाचक होता है। लक्षणोपाधि को लक्षकः और लक्षणोपाधि वाला लक्षक, और व्यंजनोपाधि को व्यंजकः और व्यंजना उपाधि वाला व्यंजक कहलाता है। किंच तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयबोधनी तात्पर्यार्थं तदर्थं च वाक्यं तद्बोधकं परे। कह रहे हैं कुछ लोग पदार्थों के अन्वय के बोध में, पदार्थानाम अन्वय बोधने, पदार्थों के अन्वय बोध में कुछ आचार्य का कहने का तात्पर्य यह है अभिहितान्वयवादी,
तो अभिहितान्वयवादी पदार्थों में का परस्पर अन्वय बोध करने के लिए तात्पर्य नाम की वृत्ति को मानते हैं। पदार्थान्वय बोधने तात्पर्याख्याम वृत्ति माहु। इन्होंने कहा कुछ आचार्य अर्थात अभिहितान्वयवादी जिनको अन्वय इष्ट है, ऐसे अभिहित अन्वयवादी आचार्य पदार्थों के अन्वय के बोध में तात्पर्य वृत्ति को कहते हैं। तात्पर्यार्थम तदर्थम च, और तात्पर्य को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं। वाक्य को तात्पर्यार्थ का बोधक मानते हैं। इसलिए कहा अविदा वृत्ति के एक एक पदार्थ का बोध निवृत्त होने पर वाक्यार्थ स्वरूप पदार्थान्वय का बोध कराने वाली तात्पर्य नामक वृत्ति है, और उस वृत्त का अर्थ तात्पर्यार्थम और उसका बोधक वाक्य होता है। यह मत अभिहितान्वयवादियों का सिद्धांत है, और ये जो है अभिहितान्वयवादी भाट्ट मीमांसक हैं। इसलिए कहा कि अविधायाः एक एक पदार्थ बोधनाद विरामाद वाक्यार्थ रूपस्य पदार्थान्वय बोधिका तात्पर्य नाम वृत्ति ही। इसलिए इन्होंने कहा कि अविधा के एक एक पद का अर्थ बतलाकर निवृत्त हो जाने पर वाक्यार्थ रूप और पदार्थान्वय की बोधिका तात्पर्य नामक वृत्ति होती है। उसका अर्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है, उसका बोध वाक्य होता है। ऐसा अभिहितान्वयवादियों का मत है। बोधिका तात्पर्य वृत्ति ही और तात्पर्य वृत्ति ही तदर्थस्य तात्पर्यार्थ, और उसका जो अर्थ होता है वो तात्पर्यार्थ होता है। और तदबोधकम च वाक्यम इति अभिहितान्वादिना मतम, ऐसा जो है अभिता अन्विता विधान। और देखो जो है अन्वित अर्थ का बोध अभिधा से मानते हैं, उनको अन्विता विधान बोलते हैं। और इसमें देखो इसमें जो है भाट्ट है, कुमारिल भट्ट या प्रभाकर भट्ट अभिहितान अन्विता विधानवादी जो हैं वो भाट्ट मीमांसक, उनका मत अलंकार शास्त्र में स्वीकृत है। अतः अभिहितान अन्विता विधानवादी प्रभाकर मीमांसक के मत में पदार्थों का अन्वय स्वतः होता है। इसके लिए तात्पर्य वृत्ति को मानना अनावश्यक है। तो प्रभाकर और कुमारिल भट्ट, तो कुमारिल भट्ट जो है अभिहितान्वयवादी और अन्विता विधानवादी प्रभाकर भट्ट हैं। तो यही पर कहते हैं कि इति श्रीमन नारायण चरणारविंदम मधुव्रत साहित्यारणव कर्णधार ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कविसूक्ति रत्नाकर अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग सांदि विग्राहिक महापात्र श्री विश्वनाथ कविराज कृतो साहित्य दर्पणी काव्यस्वरूप निरूपणो नाम द्वितीय परिच्छेद। यहाँ पर वाक्य व काव्य के जगह में जो वाक्य स्वरूप निरूपण, यह जो द्वितीय परिच्छेद है। आज हमने व्यंजना के लक्षणामूलक पर विचार किया, और जिसमें हमने जो है एक एक से उसके आर्थी व्यंजना पर जब विचार किया कि जो है वक्त्र बोधभ्य वाक्यानाम ये काकू नाम, इस पर हमने इस पर विचार किया। और कल से जो है रस की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।